नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। यूपी में आज 35 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखपुर से एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाए। पौधारोपण के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आसमान में गुब्बारे भी छोड़े और आईफोन से सेल्फी ली। सीएम ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम पर लगाइए। सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं, उन्हें बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि समुद्र किनारे बसे कई शहरों पर खतरा मंडरा रहा है। कई शहर गैस चैम्बर बनते जा रहे हैं। बीमार बुजुर्गों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह देनी पड़ती है। यह सब अंधाधुंध पेड़ काटने और जल स्रोतों को नष्ट करने का नतीजा है। इसकी कीमत पूरी मानवता चुका रही है। प्रदेश में पिछले साल भी सरकार ने अभियान चलाकर 35 करोड़ पौधे लगवाए थे, लेकिन इस बार एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है। अगर ये टारगेट पूरा हुआ तो 24 घंटे में सबसे ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनेगा। सुबह 11 बजे तक 13 करोड़ पौधे लगाए जा चुके थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 सालों में प्रदेश में 242 करोड़ पौधे लगाए गए। उज्ज्वला योजना के तहत देश में 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए और इससे माताओं बहनों को धुएं से राहत मिली और आंखों और सांस की बीमारियों से बचाव हुआ। अब तक उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ वृक्षारोपण आज के दिन पे संपन्न हो चुके हैं। दिन भर यह अभियान चलेगा और याद करिए, प्रकृति के साथ जब संतुलन बनाए रखते हैं तो ईश्वरीय कृपा कैसे होती है। पेड़ लगने हैं, कल से ही खूब बारिश हो रही है खेती बाड़ी के लिए भी और उन पेड़ों को रखने की रक्षा के लिए। गत वर्ष जो पेड़ लगे थे कितने बड़े बड़े हो गए। याद रखना, इन पेड़ों को बचाना भी है। प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति भी प्राप्त करना है। और उसी अभियान में नीरी के द्वारा जिन किसानों ने अपने खेत में पेड़ लगाए हैं, वर्ल्ड बैंक की टीम के द्वारा उनकी निरंतर मॉनिटरिंग होती है। हर वर्ष $1 का, एक पेड़ का $1 और 5 वर्ष के लिए जो पेड़ रख रखाव होता है और देखभाल सही हो रही है तो $5 5 वर्ष में उन लोगों को दिया जाता है। अभी मैंने देखा ना, तमाम लोगों को, तमाम किसानों को भी पैसा दिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था नीरी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, प्रकृति बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम, प्रदेश के अंदर इस अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और उस अभियान के क्रम में आज मुझे गोरखपुर में इस अभियान का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं पूरे प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा, वह आज के इस अभियान का हिस्सा बने। अपने परिवार के सदस्यों की स्मृति में, परिवार के सदस्यों के नाम से पूर्वजों की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए इस अभियान का हिस्सा बनकर के आज सायंकाल तक लगभग 11-12 घंटे यह महायज्ञ चलेगा। इस महायज्ञ में जहां कहीं भी वह है, एक पेड़ लगाना और उसकी सुरक्षा करना, यह हम अपना दायित्व निभा करके धरती माता के आरोग्यता का ध्यान रखेंगे तो हम भी आरोग्यता को प्राप्त करेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान को प्रारंभ करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नकली और अवैध दवा कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आगरा में बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 दवा फर्मों पर एक साथ छापेमारी की है। अधिकारियों के अनुसार इस कार्रवाई में अब तक 3 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक मूल्य की संदिग्ध नकली और सरकारी आपूर्ति की दवाएं जब्त की गई हैं तथा 3 नई एफआईआर भी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब के नेतृत्व में 15 ड्रग इंस्पेक्टरों की टीमों ने आगरा के विभिन्न बाजारों में एक साथ छापेमारी की। इस दौरान 13 दवा प्रतिष्ठानों की जांच की गई। 2 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया, जबकि कुछ अन्य पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत बिक्री पर रोक लगाई गई। जांच के लिए 35 संदिग्ध दवा नमूने भी एकत्रित कर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। ताजा कार्रवाई के बाद अभियान के दौरान दर्ज मामलों की संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी। एफएसडीए के अनुसार मई 2026 से चल रहे विशेष अभियान में अब तक 58 थोक दवा लाइसेंस निरस्त या निलंबित किए जा चुके हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी को जमीन की खरीद फरोख्त और निर्माण में कमीशन खोरी की शिकायतें भी मिली हैं। जमीन और निर्माण संबंधी शिकायतों की तफ्तीश शामिल नहीं की गई है। चढ़ावा चोरी के साथ ही लापरवाही और वित्तीय लेन देन की जांच एसआईटी कर रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में
गठित की गई एसआईटी की जांच अंतिम चरण में है और 3 दिन बाद एसआईटी रिपोर्ट को सौंप देगी और शासन को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। एसआईटी ने जमीन की खरीद फरोख्त और निर्माण संबंधी शिकायतों को अपनी जांच में शामिल नहीं किया है। सिर्फ चढ़ावा चोरी और ट्रस्ट के फेल हुए निगरानी तंत्र जैसे पहलुओं पर ही जांच की गई है। विस्तृत जांच में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर कई अहम सिफारिशें भी एसआईटी करेगी। चोरी का मामला उजागर होने के बाद ट्रस्ट की मांग पर 13 जून को शासन ने एसआईटी गठित की थी, जिसमें लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास महतो, आईजी रेंज लखनऊ किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन शामिल थे और प्रारंभिक रिपोर्ट 23 जून को सौंपी गई थी। विस्तृत रिपोर्ट 15 जुलाई को सौंपी जानी है। भारतीय चुनाव आयोग ने देश भर में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण बदलाव किया है। चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में एक नया सेक्शन जोड़ दिया है और इस नए सेक्शन के तहत अब आवेदकों से उनके माता पिता या परिवार के पूर्व चुनावी इतिहास की जानकारी मांगी जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा चल रहे अभियान के बीच में यह कदम उठाने के पीछे पिछले अनुभवों और उपजे विवादों को बड़ी वजह माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाए गए एसआईआर अभियान के बाद करीब 5 करोड़ 58 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने का असर उनके बच्चों पर भी पड़ा। इसी तरह की दिक्कतों को दूर करने के लिए यह नया सेक्शन जोड़ा गया है। बता दें कि चुनाव आयोग ने फरवरी 2026 में देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराने का ऐलान किया था, जहां अप्रैल 2026 से यह प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है। इस साल 23 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाली प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए एआई युक्त कैमरे, ड्रोन और विशेष सुरक्षा इकाई तैनात की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग और गंगा नहर मार्ग पर भी कांवड़ यात्रा के ग्रामीण और शहरी दोनों रूटों पर एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये कैमरे बिल्कुल सही समय पर अलर्ट देंगे, जिससे पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई कर सकेगी। अकेले मुजफ्फरनगर जिले में लगभग 2500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और हवाई निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले सभी थानों में पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली और स्वास्थ्य सफाई विभागों के अधिकारी एक साथ मौजूद रहेंगे ताकि आपात स्थिति में बेहतर समन्वय हो सके। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त पुलिस बल की भी मांग की गई है। जनपद मेरठ में जैसा कि आप अवगत हैं कि कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से प्रारंभ होगा, जो कि 11 अगस्त को जो हमारी महाशिवरात्रि का पर्व है तब तक मुख्य रूप से चलेगा और बाकी कांवड़ यात्री पूरे श्रावण मास में यहाँ से होकर गुजरते हैं। मुख्य रूप से हमारे 8 मार्ग हैं। उन मार्गों में साफ सफाई की व्यवस्था, रोड की मरम्मत की व्यवस्था, वहाँ पे जो शिविर लगेंगे, शिविर कहाँ लगेंगे, शिविर संचालकों के साथ बैठकें, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर सेफ्टी और मेडिकल की व्यवस्था, ये सभी विभागों के साथ जो है समन्वय बैठक 3 बार हो चुकी है। हम लोगों ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण भी किया है। जो शेष मार्ग रह गए उसका भी निरीक्षण अनवरत रूप से सारे अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक दिशा में समस्त जो कार्य हैं वो 15 जुलाई से पूर्ण हो जाए, क्योंकि हमारे कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की, ना तो ड्रिंकिंग वाटर की, न मेडिकल फैसिलिटी की, न सड़क अच्छी हो, साफ़ सुथरी सड़क हो, फायर सेफ्टी हो, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हो, बिजली के जितने भी पोल्स हैं उनके इंसुलेशन की व्यवस्था नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा, शेष बिजली विभाग के द्वारा, जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग की आवश्यकता है वहाँ पे नगर निगम और एमडीए के द्वारा यथास्थिति बैरिकेडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी समय। और सारे सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है और सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट उन दिनों में सभी सक्षम पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके पूरे रूट में शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। और ये बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार है और इस त्यौहार पे भारी संख्या में लोग अन्य प्रदेश के भी आते हैं, इसलिए पूरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराएगा। सर, डीजे को लेकर ये डीजे संचालकों के साथ बैठक एक राउंड की हो चुकी है। उनको स्पष्ट कर दिया गया कि डीजे की हाइट कितनी होगी, उसका वॉल्यूम कितना रखना होगा, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। आगे भी हमारे अधिकारियों के द्वारा निरंतर डीजे संचालकों के साथ संपर्क स्थापित किया जा रहा है और किसी भी दशा में जो मानक है, डेसिबल है और जितनी हाइट है, उसके अतिरिक्त कोई भी जो है उल्लंघन नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी डीजे संचालक इस संबंध में उल्लंघन करने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी, जिसमें कि डीजे के सीजर और अन्य विधिक कार्रवाई भी सम्मिलित है।
मुरादाबाद में उस समय सनसनी फैल गई जब पता चला कि प्रेमी युगल ने नदी में छलांग लगा दी है। रामगंगा नदी के पुल से एक दूसरे का हाथ पकड़कर लड़का और किशोरी खुद कूद गए और पहले बुलेट से काफी देर तक घूमते रहे और इसके बाद रामगंगा पुल पर बुलेट खड़ी की। लड़के ने ताऊ को मैसेज किया और प्रेमिका का हाथ पकड़ नदी में छलांग लगा दी। बरेली से दिल्ली लौट रहे एक युवक ने दोनों को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई। युवक ने छलांग लगाने से करीब 1 घंटे पहले अपने ताऊ को मैसेज लिखा था कि वह मरने जा रहा है और बाइक पुल पर खड़ी है। कुछ ही देर में पुलिस और परिजन भी पहुंच गए और गोताखोरों की मदद से नदी में दोनों की तलाश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर रामगंगा नदी में कूदने वाला तुषार गोस्वामी कटघर क्षेत्र के सूरज नगर का रहने वाला है और इसके साथ कूदने वाली छात्रा भी कटघर क्षेत्र की ही बताई जा रही है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पीएससी और स्थानीय गोताखोर दोनों की तलाश में जुटे हुए हैं। मालिक का कि घबराया हुआ था बहुत, घर से फोन आया था, मालिक से झूठ के आया था कि मैं घर जा रहा हूँ, पर घर नहीं आया, इधर आ गया था। फिर हमारे पास मैसेज आया, तब हमने आके ढूंढा सब जगह। क्या मैसेज आया? कि ताऊ मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, बाइक रामगंगा के पुल पे खड़ी है। ये सब घर में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा खासा सुबह गया था, पैसे लेके गया था, जैसे रोज जाता वैसे जाता। जाके किसी का उसके पास कोई फोन आया था, अब हमें नहीं पता किसका फोन आया था, अब वो मिलने के बाद पता चलेगा। क्या अकेला कूदा है या कोई और भी उठाया? ये बता रहे हैं कोई लड़की साथ में कूदी है। उसके बारे में किस परिवार के लोगों को नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता, कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं। तुषार क्या काम करता था? वो कपड़े की दुकान पे काम करता है, शोरूम में, बुद्ध बाजार में। अभी तक मिला है? अभी नहीं मिला, ढूंढ रहे हैं। रेस्क्यू कितनी देर से जारी है ये तो अभी आई है, अभी आई। 12 बजे का टाइम दिखा रहे हैं इसमें। तो हम फोन कर रहे थे, फोन उठा ही नहीं रहा था, फोन बंद जा रहा? फोन बंद जा रहा था, मतलब कॉल लग रही थी, रिसीव नहीं कर रहा था। तो क्या डेड बॉडी मिली है? अभी तक नहीं मिली है। देखिए, एसएचओ कटघर को आज 1 बजे के आसपास सूचना मिली कि 12 साढ़े 12 के बीच में जो रामगंगा पुल है वहाँ पर एक महिला और एक पुरुष, ये दोनों एक बाइक से आए और उसके बाद ये दोनों उस नदी में छलांग लगा दिए। सूचना पर तत्काल हमारी यहाँ पे एसएचओ की टीम और प्लस जो हमारी फ्लड यूनिट की टीम है वो अपने मोटर बोट के साथ पहुँचे। उसके बाद हम लोग अब इसमें खोज रहे हैं। यहाँ पे जो गाड़ी खड़ी है ये एक बुलेट बाइक है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि इसको एक तुषार नामक युवक जो सूर्यनगर थाना क्षेत्र कटघर का रहने वाला है, वो ये बाइक उसी की है, यही चला रहा था उसको। और बाकी जो उसके साथ महिला थी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। हम लोग इसमें छानबीन कर रहे हैं और जो हमारी टीम है, जो हमारी गोताखोर और प्लस जो हमारी मोटर बोट है, ये लोग लगातार कोशिश में है। आप देख सकते हैं लगातार प्रयास चल रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी उनको हम लोग यहाँ ट्रेस कर लें, उनको निकाला जाए। अब क्या स्थिति बनती है देखिए, प्रयास चल रहा है। जी कुछ निकल कर सामने आया? नहीं, अभी तक हम लोग कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि कौन थे क्या थे इसके बारे में छानबीन हमें से पुल से जाकर के जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसके बाद ही जाकर के हम गहराई से इसकी छानबीन कर सकते हैं। बुलेट के पास सब कुछ रक्त भी मिला है। देखिए, बुलेट के पास भी है और बुलेट के ऊपर भी 2 पॉइंट है ब्लड का, तो उसके बारे में तो अभी कुछ भी पता नहीं चल पाएगा जब तक हम लोग पूरी तरह से देखना लें क्या है स्थिति। फिलहाल हमारा फोकस रेस्क्यू पे है और रेस्क्यू अगर हो जाते हैं दोनों, उसके बाद देखते हैं कि क्या इसमें क्या स्थिति है, क्या स्टोरी है और कौन कौन ये इनका पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन। हम लोग को चूंकि बुलेट के बारे में बताया गया कि तुषार नामक लड़की का है, बाकी कौन लड़का यहाँ से जंप किया है क्या है इसके बारे में पूरी छानबीन के बाद ही पता चलेगा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दरिंदगी की हदें पार करने वाला मामला सामने आया है। यहां 7 वर्षीय बच्ची की सामूहिक दरिंदगी के बाद निर्ममता से हत्या कर दी गई। आरोपी मासूम बच्ची को चिप्स और कोल्ड ड्रिंक का लालच देकर एक निर्माणाधीन मॉल में ले गए। वहां तीसरी मंजिल पर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर राज खुलने के डर से उसकी हत्या कर नीचे फेंक दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में एक बिहार के अररिया का शहाबुद्दीन है जबकि दूसरा नाबालिग है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया है। कार्यवाहक एससीपी नंदग्राम प्रियश्री पाल ने बताया कि बिहार के नालंदा का परिवार यहां रहकर मजदूरी करता है और इन दिनों परिवार झुग्गी से कुछ दूर राजनगर एक्सटेंशन स्थित निर्माणाधीन मॉल में काम कर रहा है। शाम करीब 7:30 बजे उनकी बेटी लापता हो गई। 2 घंटे तक तलाश करने के बाद बच्ची नहीं मिली तो थाने में सूचना दी गई। बच्ची के परिजन और अन्य मजदूर उसे
तलाशते हुए निर्माणाधीन मॉल में पहुंचे। वहां रात करीब 12:30 बजे बेसमेंट के तीसरे तल पर सीढ़ियों के पास खून से लथपथ शव मिला। पुलिस के अनुसार वारदात को अंजाम देकर दोनों आरोपी अपनी झुग्गी में जाकर सो गए और उन्हें वहीं से पकड़ा गया है। ऊपर से फेंके जाने पर सिर के बल गिरने से सिर की 17 हड्डियां टूट गई। बाएं पैर की 2 हड्डियां भी टूटी मिली। पसलियों की मांसपेशियों समेत शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटों के निशान हैं। आज दिनांक 11/7/2026 को थाना नंदग्राम पर रात्रि 1 बजे के आसपास जो 7 वर्षीय बच्ची के शव की बरामदगी की सूचना थी, उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना नंदग्राम की पुलिस की टीम के द्वारा शव को कब्जे पर लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कराई गई और एक पैनल के द्वारा उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी पूर्ण करा ली गई है। इसमें एफएसएल के द्वारा भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। परिवारजनों द्वारा तहरीर प्राप्त कर इसमें सुसंगत धाराओं में, जिसमें कि रेप, अपहरण, मर्डर और पॉक्सो की धाराएं सम्मिलित हैं, इसमें एफआईआर पंजीकृत करवा लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 2 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें एक बालिग है और एक नाबालिग है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा स्थित सूरजपुर थाना क्षेत्र में आज रविवार को पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि उनके 2 अन्य साथियों को पुलिस ने सघन तलाशी अभियान चलाकर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने मुठभेड़ की जानकारी देते हुए बताया कि सूरजपुर थाना पुलिस थाना क्षेत्रगत तिलपता गोल चक्कर पर रविवार को नियमित वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया। पुलिस के रुकने के संकेत के बावजूद कार सवार बदमाश नहीं रुके और पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए मौके से भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने संदिग्ध वाहन का पीछा किया और कुछ दूरी पर बदमाश कार छोड़कर जंगल की ओर भागने लगे। इस दौरान उन्होंने पुलिस टीम पर दोबारा फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई और वे घायल होकर मौके पर ही पकड़े गए। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उनके आपराधिक इतिहास, गैंग से जुड़े संबंधों और अन्य घटनाओं में संलिप्तता की जांच कर रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।